जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। आज हम जानेंगे पीओके के बारे में। हालांकि भारत इस क्षेत्र को अपना मानता है और पाकिस्तान कहता है हमारा है। इसकी सच्चाई क्या है, ये पीओके है क्या, ये येलोसी क्या है, इसके बारे में पूरी चर्चा करूँगी इस वीडियो में। जैसे आप जानते हैं कि हमारे भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली जो रेखा है, ये पूरी जो लाइन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। भारत को जो पाकिस्तान से अलग करती है वो लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। आप सब जानते होंगे। थोड़ा सा रेड क्लिफ लाइन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। जब भारत पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ, 3 जून 1947 की बात है, लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। हालांकि भारत क्या गुलाम था किसी का? जी बिल्कुल। जब अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से हमारे यहाँ व्यापार की शुरुआत करते थे, तो शुरुआती कुछ वर्षों तक तो वे क्या रहे? व्यापार के उद्देश्य से रहे। लेकिन बाद में जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया? भारत के लोगों को धीरे धीरे इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया। यहाँ पर ब्रिटेन के लोगों ने पूरा शासन किया और गुलाम बना लिया भारत को। तो आज़ाद होने के लिए 1947 को बोल दिया गया, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा। ये लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था। यानी उन्होंने कहा था मुस्लिम के लिए अलग देश होगा और हिंदुओं के लिए एक अलग देश होगा। तो पहली बार ये सीन बना था, पाकिस्तान अलग होगा, ये 3 जून 1947 को ही बना था। क्योंकि इस्लामिक कंट्री एक होगी जो कि पाकिस्तान होगा, इसलिए सीमा निर्धारण का काम रेड क्लिफ को दिया गया। रेड क्लिफ एक व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन का तो था, लेकिन उसको नॉलेज कुछ नहीं थी भारत की। ना तो उसे जियोग्राफिकल नॉलेज थी, ना उसे हिस्ट्री की जानकारी थी, ना उसे भारत के कल्चर की जानकारी थी। जिस व्यक्ति को कुछ भी नॉलेज नहीं थी, उस व्यक्ति ने भारत का विभाजन कर दिया। तो रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने इस लाइन को खींचा, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है लाहौर, पाकिस्तान में। लाहौर एक जगह है जो कि सिख बहुल्य प्रदेश है। यहाँ पर सिख ज़्यादा रहते थे, लाखों की संख्या में सिख थे। अब ये सिख आना शुरू करते हैं भारत में, क्योंकि अब सीमा विभाजन हो गया। उधर मुस्लिम लोग रहेंगे, मुस्लिम उधर जा रहे थे और सिख उधर से इधर आ रहे थे। तो कितने लोग घर से बेघर हो गए उस समय, कितने लोग मारे गए, कितने लोग परेशान हुए। तो आपने दिल्ली में रिफ्यूजी लोग देखे होंगे। वो रिफ्यूजी क्या 15 अगस्त 1947 के बाद वहाँ से आए हुए थे। वो सिख और अलग अलग धर्मों के लोग थे। तो सबसे पहले अगर भारत का विभाजन होना ही था तो लाहौर वाला हिस्सा भारत में आना चाहिए था, क्योंकि जो लाहौर था वो किसी समय राजा रणजीत सिंह की राजधानी हुआ करता था। और राजा रणजीत सिंह की राजधानी वही हो सकती थी जहां हिंदू सिख होंगे। तो पहली गलती यही थी नेहरू जी की, क्योंकि नेहरू जी से पूछकर रेड क्लिफ ने सीमा रेखा का निर्धारण किया था। नेहरू जी ने कहा था आप लाइन खींच दो, हम सब मैनेज कर लेंगे, हम सही कर लेंगे। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में देसी रियासतें हुआ करती थी। कुछ हिंदू शासक शासन कर रहे थे, कुछ मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे, कुछ सिख शासक शासन कर रहे थे। तो ये अलग अलग हिसाब से बटे हुए थे। इनको देसी रियासतें बोला जाता था। तो सारी रियासतें मिलने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन यहाँ पर 3 ऐसी रियासतें थीं जो भारत के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर बाद में मिली, लेकिन मैं बात पुरानी कर रही हूँ 1947 के आसपास की। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि यहाँ पर है। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। उन्होंने कहा न मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ और ना ही मैं भारत में मिलूँगा, मैं एक अलग देश बनाऊँगा। तो
तो भारत ने कहा ठीक है, आप अलग रहना चाहते हैं तो आप अलग रहें। 2-3 महीने ही हुए थे राजा को शासन करते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक नापाक देश बस गया था। आप जानते हैं उस नापाक देश का नाम है पाकिस्तान। ये शुरुआत से ही ऐसे थे, इनको अलग कर दिया अच्छा रहा, वरना ये देश में गद्दारी करते। तो यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी आदिवासी के भेष में जम्मू कश्मीर में घुस गई। अब ये यहाँ पर लूटपाट करते, मारते और उस क्षेत्र पर कब्जा करते। तो ये सोनमर्ग, गुलमर्ग होते हुए श्रीनगर तक पहुँच गए। तब आंखें खुलती हैं राजा हरि सिंह की कि अब तो ये कब्जा कर लेंगे जम्मू कश्मीर पर भी। तो राजा हरि सिंह ने अपने दीवान से कहा, दीवान उसे कहते हैं जो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, दीवान से कहा कि आप दिल्ली जाओ और कहा भारत के प्रधानमंत्री से कहना हम आप में मिलना चाहते हैं, हमें मिला लीजिए, हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने जो इंस्ट्रूमेंट असेंशन बनाया था, ये केवल तब तक वैलिड था 15 अगस्त 1947 को कि कोई भी राजा अगर मिलना चाहे तो मिल सकता है भारत में, लेकिन बाद में अगर मिलना चाहे तो उसके लिए थोड़ी सी शर्त थी। वो शर्त क्या थी कि अब राजा के सिग्नेचर काम नहीं होंगे, राजा के सिग्नेचर नहीं होंगे। अब वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा, यानी कि अब वहाँ पे जनमत संग्रह होगा, लोगों से पूछा जाएगा आप कहाँ रहना चाहते हैं। लोग जहाँ रहना चाहेंगे उसको उसी में मिला दिया जाएगा। तो राजा हरि सिंह ने कहा हम तो अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। तो जब ये उनका दीवान भारत आता है तो माउंटबेटन वहाँ पे बैठे थे। 4 व्यक्ति बैठे थे, माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक सेक्रेटरी थे, उनका नाम था बीपी मेनन। तो ये चारों लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जाकर के उनका दीवान बोलता है कि हम आप में मिलना चाहते हैं भारत में, हमें मिला लीजिए। तो वहाँ पर नेहरू जी कहते हैं हम माउंटबेटन के खिलाफ़ नहीं जा सकते हैं। माउंटबेटन ने जो नियम कानून बनाया है कि 15 अगस्त तक मिलते तो ठीक है, अब नहीं मिल सकते। तो बराबर में बैठे हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं आप क्या कह रहे हो, कानून तो बनते रहेंगे, हम बना लेंगे बाद में, फ़िलहाल अभी इसी में फ़ायदा है कि इनको मिला लो, वरना नुकसान ज़्यादा हो जाएगा बाद में। तो मना कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने और कहा हम सिद्धांतवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचे। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो कानून बना दिया है वही रहेगा अब। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन रुके ही इसलिए थे कि भारत में इंटीग्रेशन हो सके, भारत में बढ़ावा हो सके, भारत में जो भी क्रियाएं खराब चल रही हैं वो ठीक हो सके। लेकिन नेहरू जी बिल्कुल मना कर दिया, नेहरू जी ने। लेकिन राजा हरि सिंह के बार बार कहने से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बार बार कहने पर वो तैयार हो गए। कहा ठीक है, आप मिलना चाहते हैं तो आप मिल जाइए, लेकिन कुछ कंडीशंस होगी, हमारी कंडीशंस होगी 3। पहली कंडीशन, हम आप लोगों को डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं और आपकी फॉरेन पॉलिसी यानी जो विदेश का आना जाना है वो हमारे थ्रू होगा, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं और आप किसी से बात करेंगे तो हमसे मिलकर ही करेंगे, बाकी सब आपका होगा, पुलिस आपकी होगी। यही थी धारा 370, पुलिस धारा 370। अब तो हट गया, नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। तो डिफेंस सिस्टम दे दिया हमारे देश ने और कहा ठीक है आप मिल गए हैं। तो अब जम्मू कश्मीर मिल गया भारत में। तो आर्मी जाती है दिल्ली से श्रीनगर। जब आर्मी पहुंच जाती है श्रीनगर तो जो पाकिस्तानियों की आर्मी थी उनको खदेड़ना शुरू करती है। अब पाकिस्तानी आर्मी धीरे धीरे पीछे खिसक रही थी। अब पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो पीओके वाले एरिया में वापस चली गई।
तो हमारे जो आर्मी के चीफ थे, ऑफिसर थे, उन्होंने नेहरू जी से बात की और कहा क्या हम पीओके पर तो हम कब्जा कर ही लेंगे, हम लाहौर पर भी कब्जा कर सकते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो नेहरू जी कहते हैं कि आप यहीं रुक जाइए, यहाँ तक पहुँच गए, इससे आगे बढ़ने की आपको हम परमिशन नहीं देंगे। आपको हिंसा पर उतर रहे हैं, आप तो हिंसा पे उतर रहे हैं, हम तो अहिंसावादी हैं, हम तो बहुत सीधे व्यक्ति हैं, हम तो बहुत सिद्धांतवादी गांधीवादी हैं, हम तो किसी से लड़ना नहीं जानते और आप दूसरे के घर में मारना चाहते हो, नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करने देंगे। अब यहाँ पर आर्मी को रोक दिया नेहरू जी ने और कहा हम ये मुद्दा यूएनओ लेकर जाएंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यूएनओ लेकर जाते हैं अपने केस को। पहले तो यहीं पर गलती की थी उन्होंने, वरना परमिशन यहीं पर मिल जाती तो बाद में ये प्रोग्राम सेट ही कर लेते, तो ये गलती हो गई थी। अब एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि ये केस लेकर यूएनओ गए थे, पीओके वाला केस इन्होंने यूएनओ भेज दिया। तो पीओके वाला केस जब यूएनओ गया और वहाँ पर जब ये केस पहुँचता है, वहाँ पर ब्रिटेन ने वीटो कर दिया। यूएनओ बहुत ही दिनों तक ये केस अपने पास रखा पीओके वाला मैटर, और बाद में कह दिया अब जो पीओके के लोग हैं इनसे जनमत संग्रह कराया जाएगा, ये भारत में मिलना चाहें तो भारत में मिल सकते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। अब यहाँ पर पीओके में आप जानते हैं हिंदू नहीं थे, मुस्लिम ही थे। यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स हैं वो सभी के सभी आतंकवादी हैं, यहाँ पर आतंकवादी ही पनपते हैं। तो ये इसलिए ये क्या पाकिस्तान के ही गुण गाते रहते हैं। तो ये भारत के साथ मिलना चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे। इसलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो थी वो किसकी थी। तो आई थिंक आप पीओके को भी समझ गए होंगे और रेड क्लिफ लाइन को भी समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक लाइन खींच दी गई पीओके और लद्दाख को अलग करने के लिए। इस लाइन को हम लोग कहते हैं LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। अगर हम पीओके को अपना माने तब तो अफ़गानिस्तान की सीमा हमसे लगती है, भारत से लगती है। लेकिन अगर पीओके को हम कहें अलग है तो हमारे देश से अफ़गानिस्तान की सीमा नहीं लगती है। पहले हमारे जो होम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था हम इसे छीन कर रहेंगे, कभी एक दिन ज़रूर छीनेंगे पीओके वाले एरिया को। फिर इसका मतलब हम पीओके क्या है, हमारा हिस्सा है और अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा लगती है। तो आई होप आप ये समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।